मित्रों नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को नेचर ऑफ विटनेस पर कुछ डिस्कस किया था मैं, और आज मैं आप लोगों को स्टेटस ऑफ द विटनेस के बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ। स्टेटस ऑफ विटनेस से क्या फ़र्क पड़ता है किसी केस पर, तो उसका स्टेटस क्या है, किसी भी जो विटनेस है उसका, क्या वह रिलेटेड विटनेस है, क्या वह जो है वह इंटरेस्टेड विटनेस है, या फिर वह उसको कुछ अदरवाइज फ़ायदा होने वाला है इस रिलेशन से। तो यह स्टेटस ऑफ विटनेस जो है इससे पता चलेगा। जैसे पहली चीज ये है कि मैं बताऊं कि इलिटरेट विटनेस, ठीक है ना, इलिटरेट विटनेस। इलिटरेट विटनेस से केस पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्या उसके उसकी टेस्टिमोनी का कुछ कम इम्पोर्टेंस होगा? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इलिटरेट विटनेस के टेस्टिमनी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यह जरूर है कि इलिटरेट विटनेस जो है वह वर्बेटिम किसी चीज को रिपीट नहीं कर सकता है या फिर नहीं कर सकती है। इलिटरेट विटनेस जो है वो वर्बेटिम किसी चीज को रिपीट नहीं कर सकता है, जो आज जो कोई घटना घटी है उस चीज को, लेकिन उससे यह इन्फरेंस नहीं ड्रॉ किया जाना चाहिए कि वह गलत बोल रहा है। ठीक है ना, कोई गलत बोल रहा है, ये इन्फरेंस नहीं ड्रॉ किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि विटनेस इलिटरेट हो या लिटरेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इलिटरेट विटनेस जो है, इलिटरेट विटनेस जो है वह चूंकि वर्बेटिम रिपीट नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको थोड़ी लिबर्टी दी जा सकती है। ठीक है ना, उसे थोड़ा स्पेस दिया जा सकता है कि यदि थोड़ा सा गड़बड़ी रह गई है, लेकिन मटेरियल एविडेंस में नहीं। ठीक है ना, मटेरियल एविडेंस में नहीं, थोड़ी गड़बड़ी यदि कहीं पर रह गई है, जैसे मान लीजिए सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस वगैरह में, तब उसको वहां पर थोड़ा इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी टेस्टिमनी पर कोई फर्क पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहली चीज है। दूसरा है कि यदि विटनेस कोई है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, विटनेस जो है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड कोई है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का यदि कोई व्यक्ति टेस्टिमनी अपना देता है, तो उसको बहुत ही कॉशसली उसके टेस्टिमनी को जांचा जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि चूंकि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो इस केस से उसका कोई संबंध है या नहीं, इसको भी वेरीफाई किया जाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा कुछ भी नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उसकी टेस्टिमनी को भी हम डिनाय नहीं कर सकते हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कोर्ट में सुनाई देता है कि योर ऑनर, यह जो विटनेस है ये चूंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, इसलिए इसको बहुत रिलाय नहीं किया जा सकता है इसकी बात पर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो या क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं हो, ठीक है ना, यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी की जो बात है, वहां पर विटनेस बॉक्स में जैसे पहुंचता है, तो सारे जो विटनेस हैं वो इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। उनका स्टेटमेंट जो है वो उसी रूप में लिया जाता है, उसकी टेस्टिमनी को उसी रूप में देखा जाता है। चूंकि उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा है, इसीलिए उसको थोड़ा कॉशसली हैंडल किया जाता है, कॉशसली उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है, और वह देखा जाता है कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। दूसरा, सोल विटनेस यदि है, एक ही विटनेस है, दूसरा कोई विटनेस नहीं है, तो क्या उसकी टेस्टिमनी को रिलाई किया जाएगा? सोल विटनेस भी यदि है तो उसकी टेस्टिमनी को रिलाई किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखिए कि मटेरियल विटनेस जो है उसके मामले में कहीं पर कोई समझौता नहीं होगा। मटेरियल विटनेस का मतलब जो टेंजिबल विटनेस है, टेंजिबल विटनेस के मामले में कोर्ट कोई समझौता नहीं करेगा। जैसे ऑब्जेक्ट के मामले में, जैसे जो सीजर हुआ है उसके मामले में, व्यक्ति की पहचान के मामले में और उसके नाम के मामले में, वो जो मटेरियल विटनेस है उस पर समझौता नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सोल विटनेस है, उसके विटनेस को कोरोबोरेट किया जाएगा सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के द्वारा। ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि आप किसी केस में सोल विटनेस को वहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के सामने, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जो मटेरियल विटनेस तो है ही, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कहीं पर कोई ओमिशन की गुंजाइश वहां नहीं है। लेकिन साथ ही साथ वह जो अपनी टेस्टिमनी दे रहा है, मटेरियल एविडेंस जो वहां पर वह दे रहा है, एड्यूस कर रहा है, वहां पर वह कोरोबोरेटिव एविडेंस के द्वारा वह सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है ना, कोरोबोरेटिव एविडेंसेस के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। जैसे
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि सपोज करिए किसी दूर दराज के क्षेत्र में पुलिस जो है वह रेड करने के लिए पहुंची हुई है, ठीक है ना, या फिर किसी व्यक्ति को वहां पर वह पकड़ ली है और पकड़ने के बाद क्राइम करते हुए मान लीजिए पकड़ लिए या क्राइम करते हुए भाग रहा था पकड़ लिए और वहां पर कोई विटनेस उससे नहीं मिल रहा है और उसी के निशानदेही पर उसने कहीं हथियार जो छिपा कर भागा है उसको वह रिकवर भी कर लेती है। तब ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही एक विटनेस है। वह कौन विटनेस है? वह है वह जो व्यक्ति सिपाही जो है पुलिस वाला जो है वही सोल विटनेस है। वो उसको थाने में लाता है, एफआईआर दर्ज करता है और अपने आप को विटनेस के रूप में वहां पर वो प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर यदि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस सपोर्ट कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में इसको हम सेट असाइड नहीं कर सकते हैं इसकी टेस्टिमनी को। सामान्यतः ऐसा देखने में आता है जो नारकोटिक्स एक्ट का मामला है उसमें, वहां पर तो उसको अधिकार ही है कि वो अपना सोल विटनेस के रूप में भी और पुलिस वाले जो है विटनेस के रूप में वहां पर अपने आप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सोल विटनेस को ऑल टुगेदर उसकी टेस्टिमनी को हम सेट असाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिफेंस लॉयर जो है वह थोड़ा सा ये फायदा लेने की कोशिश करते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर। यह कहते हैं कि जो वेपन रिकवर किया गया है उसकी रिलायबिलिटी क्या है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसको हथियार पकड़ा दिया गया, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसको ड्रग्स पकड़ा दिया गया और यहाँ पर वो सोल विटनेस बन गया। यहाँ पर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को कोरोबोरेट कराना जरूरी है। यदि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस मैच नहीं करता है मटेरियल विटनेस के साथ, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस यदि मैच नहीं करता है मटेरियल विटनेस के साथ, तब ऐसी स्थिति में सोल विटनेस पर रिलाय नहीं किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में उसके टेस्टिमनी को सेट असाइड किया जा सकता है, उसके टेस्टिमनी पर रिलाय नहीं किया जा सकता है। लेकिन सोल जो विटनेस है उसकी टेस्टिमनी को ऑल टुगेदर सीधे आउटराइटली हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें गोविंदा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ एआईआर 2012 का एक केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टेड केस है, पेज नंबर 1292 में एआई रिपोर्टर एक कर्नाटक का यह केस है जिसमें कि सोल विटनेस पर पूरी तरह से रिलाई किया गया है और कन्विक्शन भी हुआ है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप जब कोर्ट में एंटर करेंगे तो देखेंगे कि ये प्रोसिक्यूशन है या फिर जो डिफेंस है वो ये कह रहा है कि रिलेटेड विटनेस है, ये रिलेटिव है, या फिर ये कह रहा है कि इंटरेस्टेड विटनेस है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो रिलेटेड विटनेस और इंटरेस्टेड विटनेस को मैं डिफाइन कर दूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ी आसानी होगी। रिलेटेड विटनेस का तो साफ है कि यदि वो कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है तो वो रिलेटेड विटनेस है, कोई रिलेटिव है तो वो रिलेटेड विटनेस है। इंटरेस्टेड विटनेस वैसे विटनेस को कहते हैं जिसका उस व्यक्ति को जो एक्यूज है उसे यदि सजा होती है तो उसका कुछ उसको फायदा हो सकता है, तो इसको हम इंटरेस्टेड विटनेस कहते हैं। ठीक, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, ए ने किसी लैंड का एग्रीमेंट कर लिया बी के साथ, जबकि वह लैंड जो है वह सी का है, ठीक है ना, वह लैंड जो है वह सी का है। सी के लैंड को किसी ढंग से या इलीगल तरीके से या हड़प लिया, ग्रैब कर लिया ए जो है, और उसने बी के साथ एग्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पर जो सी है वह उसका कोई भी नहीं है, वह इकलौता व्यक्ति है, इसीलिए इसने ग्रैब कर लिया था उसके लैंड को। अब यदि सी की हत्या होती है तो फायदा ए और बी दोनों को हो सकता है। तो ए ने सी को मार दिया और यहाँ पर बी जो था, जो एग्रीमेंट जिसके नाम से हुआ था, वह इसमें विटनेस बन गया। यदि यह प्रूफ हो जाता है या नेक्सस प्रूफ हो जाता है तो यह पता चलता है कि यह इंटरेस्टेड विटनेस है, क्योंकि सी के मरने से बी को फायदा हो रहा है। ए को तो फायदा हो ही रहा है, तो ए तो एक्यूज ही है, लेकिन बी ने चूंकि अपनी टेस्टिमनी दी है तो बी को मटेरियल गेन हो रहा है। और यह यदि प्रूफ हो जाता है, और इसे प्रूफ करना बहुत ही आसान है, यदि हम एग्रीमेंट की कॉपी निकाल लेते हैं और वो लैंड का ओनरशिप की कॉपी निकाल लेते हैं तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में बी के विटनेस को रिलाय नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, इसको हम इंटरेस्टेड विटनेस कहते हैं। लेकिन रिलेटिव की टेस्टिमनी को हम रिलाय न करें, इसका थोड़ा सा संभावना कम है। हम इंटरेस्टेड विटनेस के भी टेस्टिमनी को रिलाय करेंगे, लेकिन विथ कॉशन करेंगे। क्या है वो अभी मैं बताता हूँ। अब जहाँ पर रिलेटिव विटनेस की बात आती है कि यदि मान लीजिए किसी घर में हत्या हो गई और वहां पर सिर्फ पति पत्नी ही हैं, अब पत्नी जिंदा बच गई और पति की हत्या हो गई, तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो यह सोल विटनेस है और दूसरा जो है वह रिलेटेड विटनेस है। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि एक पत्नी ने, जिसके पति की हत्या हो गई, उसने तो वह कुछ फीट की दूरी पर खड़ी थी जहां पर उसके पति की हत्या हुई और उसने हत्यारे को देखा और हत्यारे को देखने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन दिया। जब 161 का बयान उसका हुआ तो उसने उसका डिस्क्रिप्शन दिया। 164 का बयान जब कोर्ट में हुआ तो उसने उसका डिस्क्रिप्शन दिया और डिस्क्रिप्शन देने के बाद जब वह कोर्ट में उस व्यक्ति को प्रोड्यूस किया गया तो वहां पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया वह क्लीन शेव्ड व्यक्ति था। ठीक है ना, वह व्यक्ति जो था वह क्लीन शेव्ड था, लेकिन जो व्यक्ति वहां खड़ा था वह फुल ऑफ बियर्ड था, वह उसकी दाढ़ी पूरी बढ़ी हुई थी। तो यहाँ पर जब इसको प्रोड्यूस किया गया, प्रोसिक्यूशन ने इसको प्रोड्यूस किया, तो डिफेंस ने यह ले लिया कि इसने जो डिस्क्रिप्शन दिया था, इसने डिस्क्रिप्शन दिया था वह गलत है। यहाँ पर सोल विटनेस है, मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन जो दिया था वह गलत है। उस समय वह व्यक्ति जो था जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया उसकी दाढ़ी नहीं थी, यहाँ इसकी दाढ़ी है। लेकिन दाढ़ी का होना और न होना बहुत वेरिएबल है, जब चाहा तो बढ़ा लिया और जब चाहा तो कटा लिया। ठीक है ना, बहुत वेरिएबल टाइप की चीज है ये। ठीक है, उसको तो इसलिए उसको इनटू अकाउंट नहीं लिया जा सकता है। दूसरी चीज है कि पत्नी चूंकि अकेले वहां पर थी उस घर में, वह पत्नी है तो नेचुरली रिलेटेड है वह, तो पत्नी है तो पत्नी के टेस्टिमनी को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम उसको बिल्कुल तरह से ऐसा नहीं कर सकते कि हम रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो अकेले ही वहां पर मौजूद थी और वहां वो पत्नी है, तो इस आधार पर हम उसको यह नहीं कर सकते कि वो इंटरेस्टेड पार्टी है। और सोल विटनेस है जिसकी चर्चा मैंने कहा की, तो रात के समय में दूसरा कोई विटनेस मिलेगा नहीं, इसीलिए इसको रिलाय किया जाता है और रिलाई किया जा सकता है। तो रिलेटिव का भी जो टेस्टिमनी है उसको भी कॉशसली थोड़ा सा हैंडल करता है कोर्ट, यहाँ भी कॉशसली थोड़ा हैंडल करता है कोर्ट, लेकिन उसको ऑल टुगेदर वह सेट असाइड नहीं कर सकता है, वह उसको अनरिलायबल नहीं मान सकता है। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, अमित सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 2012 का केस है। ये सुप्रीम कोर्ट के पेज 1433 में इसको एलाबोरेट किया गया है। इसमें कहा गया है कि एक दादी के गोद से बच्चे को छीन लिया गया और दादी यहाँ पर उसको किडनैप कर लिया गया बच्चे को, और दादी यहाँ पर सोल विटनेस है। दादी जो है वह क्या है, वो सोल विटनेस है। तो जब दादी सोल विटनेस है तो ऐसी स्थिति में हम दादी की टेस्टिमनी को ऑल टुगेदर किनारे नहीं कर सकते और इस पर रिलाई किया गया है और इसके आधार पर सजा भी हुई है। लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इसको नहीं माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना और यहाँ पर सजा भी हुई। अब फिर मैं आता हूँ कि किसी घर में कोई घटना घट गई, मान लीजिए डकैती की घटना घट गई और वहां पर वाइफ है, सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, ये सब सारे लोग, ठीक है। और डकैती की घटना के बाद तो जो व्यक्ति घर का मालिक है उसकी हत्या भी हो गई, तो इन लोगों ने ही सिर्फ अपनी टेस्टिमनी दी, दूसरे किसी ने अपनी टेस्टिमनी नहीं दी। तो क्या इस आधार पर इसको डिसमिस कर दिया जाएगा चीजों को कि ये सारे लोग जो है वो रिलेटिव है और यह लोग रिलेटेड विटनेस है? इस आधार पर इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कि वह ताकिर शमसुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस AIR 2012 का, ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टेड है 37 में, AIR में रिपोर्टेड है, सुप्रीम कोर्ट केसेस 37 में। यहाँ पर इस आधार पर भी हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते और भले ही यहाँ पर प्ली लिया जाए कि जो विटनेस है वो रिलेटेड है, इंटरेस्टेड विटनेस है, लेकिन इसको पूरी तरह से कोर्ट नहीं मानता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो इसके बहुत सारे जजमेंट है, इसमें सारे जजमेंट पर तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि जजमेंट ही पढ़ाना शुरू करूँ तो लगता है महीने भर तक जजमेंट ही पढ़ाना पड़ेगा। अब जो है मैं आता हूँ इंजोर्ड विटनेस पर।
ठीक है ना, इंजर्ड विटनेस जो है। जैसे सपोज करिए, अभी एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ बिहार के केस में। बिहार में शराबबंदी को लेकर काफी ज्यादा अभी न्यूज में है चीज, और शराब के चलते जो कुछ लोग मरे हैं, करीब 60, 65 या 70 लोग मरे हैं, उसके चलते नेशनल न्यूज रहा और लगातार काफी दिनों तक चलता रहा। इसमें 70 लोग मरे और काफी लोग इंजर्ड हुए, कुछ लोगों की आंख की रोशनी भी चली गई। लेकिन आंख की रोशनी जाने के पहले वे तो देख सकते थे ना, जब जहरीली शराब उन्होंने पी उसके पहले वह देख सकते थे। तो जिन लोगों ने शराब इन्हें दिया, जो दुकान के मालिक थे, इन लोगों को उसने पहचाना। तो इसीलिए जो इंजर्ड विटनेस था उसकी टेस्टिमनी को रिलायबल माना गया। ठीक है ना, इसकी इसकी टेस्टिमनी को बहुत ही रिलायबल माना गया, और यह नहीं कहा गया कि चूंकि वह ग्रिप्ड है, वह तो इंजर्ड है, ऐसी स्थिति में उसकी टेस्टिमनी को रिलाय नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। जैसे सपोज करिए, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, क्या मैं केस लॉ के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। इसमें क्या और एग्जांपल देता हूँ। कोई व्यक्ति जो देख रहा है कि तलवार से किसी के ऊपर अटैक किया गया है, उसको मारा जा सकता है, उसको बचाने के लिए वह जाता है और उस तलवार से इस पर भी अटैक कर दिया जाता है, जिससे कि इसको काफी गंभीर चोटें आती है। तो यह विटनेस जो है इंजर्ड विटनेस है। यह नहीं कह सकता है वहां पर कोई डिफेंस, या नहीं कह सकता है कि चूंकि वहां पर उसको इंजरी मिल गई इसीलिए बहुत बायस तरीके से इसने यहाँ पर खिलाफ में गवाही दिया। ऐसा नहीं है। इंजर्ड विटनेस को भी और भी ज्यादा उस पर रिलाई किया जा सकता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि वो उस जगह पर मौजूद था और वो आई विटनेस के रूप में हुआ था। इसीलिए उसको रिलाय नहीं किया है, ऐसा नहीं है। उसको रिलाय नहीं किया जाए ऐसा नहीं है। तो ठीक है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं, कहीं पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि जब लड़ाई हो रही है और जब उस पर भी अटैक हो गया तो हो सकता है कि वह कुछ चीजों को एलाबोरेट नहीं कर पाए ढंग से, लेकिन इसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। इस पर एक जजमेंट है इंजर्ड विटनेस को लेकर, जिस पर कि अनरिलायबल नहीं माना गया है, अनट्रस्टवर्दी नहीं माना गया है। यह मुकेश वर्सेस एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, AIR 2017, ये सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया है, SC 2161, पेज नंबर 2161। इस पर जो है इंजर्ड विटनेस की बात कही गई। दूसरा एक और भी है केस लॉ, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस कृष्णा, ऑल इंडिया रिपोर्टर में, यह भी 2017 में रिपोर्टेड केस है और यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला इसका आया, और यह पेज नंबर सुप्रीम कोर्ट केसेस 3125 में वहां एलैबोरेट किया हुआ है। अब तीसरा है, जब स्टेटस की बात कर रहा हूं, तो जो विटनेस ऑफ एब्डक्शन, मतलब कि किसी व्यक्ति को एब्डक्ट कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया और वह सोल विटनेस वहां पर होगा। किसी व्यक्ति ने यह देखा नहीं, लेकिन यह व्यक्ति जिसे कि किडनैप किया गया वो सारे लोगों को पहचान रहा था। दूसरी चीज है कि उसे कहां कहां ले जाया गया वो इस बात को जान रहा था, उसके पास पूरा डिटेल था, क्योंकि वह जो है वह पूरे चीजों को, पूरे समझिए कि अग्नि परीक्षा को वह पास किया है थ्रू आउट द, जितने देर से किडनैप किया गया और जहां जहां उसे ले जाया गया, किस किस जगह पर ले जाया गया, कैसे ले जाया गया, कैसे उसको पीटा गया, वो सारे चीजों का सोल विटनेस वही है। ठीक है, और उसने बहुत ही सटीक तरीके से अपनी टेस्टिमनी को रखा है। लेकिन वो टेस्टिमनी को जो रखा है, यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि वह विटनेस ऑफ एब्डक्शन है, लेकिन उसकी टेस्टिमनी को भी बहुत कॉशसली हैंडल किया जाना चाहिए और डील किया जाना चाहिए, और उसको सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से कोरोबोरेट किया जाना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बतलाया था सोल विटनेस के केस में। यहाँ पर विक्टिम भी यही है और विटनेस भी यही है। ठीक है ना, विक्टिम भी यही है और विटनेस भी यही है। चूंकि विक्टिम है इसीलिए इस पर ज्यादा हम रिलाय कर सकते हैं, और चूंकि बहुत ही डिटेल में इसने अपनी टेस्टिमनी को रखा है इसलिए इस पर डिपेंड कर सकते हैं। और तीसरी चीज यह है कि इन सारी चीजों इसको कोरोबोरेट कराया जाता है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के द्वारा। ठीक है ना, कोरोबोरेट कराया जाता है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के द्वारा। यदि ये सारी चीजें मैच कर जाती हैं तब ऐसी स्थिति में इस पर रिलाय नहीं करने का कोई मतलब नहीं है, इसको हम अनरिलायबल नहीं मान सकते हैं, इसकी टेस्टिमनी को हम सेट असाइड नहीं कर सकते। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, हरपाल सिंह वर्सेस सुखमीत सिंह,
हरपाल सिंह वर्सेस सुखमीत सिंह, ऑल इंडिया रिपोर्टेड यह केस है और यह 2016 के ऑल इंडिया रिपोर्टर में दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट केसेस 5389 में। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है विक्टिम और साथ ही साथ सोल विटनेस, वह है विटनेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, आजकल बहुत कॉमन है ये घटना और इसीलिए कोर्ट जो है यहाँ पर बहुत सख्ती से पेश आता है। और यहाँ पर जैसे सपोज करिए, एक तो उसकी अपनी टेस्टिमनी होगी विक्टिम की, दूसरा है कि यदि किसी व्यक्ति ने किडनैप करते देखा या फिर उसके साथ गलत काम करते देखा, तब ऐसी स्थिति में उसके विटनेस पर रिलाय नहीं करने का सवाल नहीं पैदा होता है। यहाँ पर एक 5.5 साल की बच्ची, केस लॉ है इसमें, राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 2004, सुप्रीम कोर्ट केसेस 227 पेज नंबर में एलाबोरेशन है। इसमें एक 5.5 साल की बच्ची का किडनैप कर लिया गया और किडनैप करने के बाद उसे ले जाया गया कहीं सुनसान जगह पर, उसके साथ रेप किया जा रहा था। दादी जो कि अपनी बच्ची को खोजते हुए, अपनी पोती को खोजते हुए यदि वहां से गई तो वहां पर उसने बहुत ही स्पष्ट तौर पर उस सारे कृत्य को देखा, ठीक है ना, उस सारे एक्ट को देखा और दादी ही इसमें सोल विटनेस है। तब दादी के विटनेस को, ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट जो दादी के विटनेस को हम ऑल टुगेदर डिनाई नहीं कर सकते और बिल्कुल ही डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल एविडेंस के द्वारा भी वह सपोर्ट उसमें मिलता है। मटेरियल एविडेंस का मतलब है मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल रिपोर्ट जो है उससे भी इसका पता चलता है। लेकिन यदि वह नहीं भी पता चलता तब भी यहाँ पर जो दादी जो कि सोल विटनेस है उसको हम बहुत ही नहीं सेटिसाइड कर सकते हैं और उसकी चीजों को हम रिलाय मुझे करना है। सेक्सुअल असॉल्ट के केस में यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तौर पर दिया गया है। लेकिन डिफेंस यहाँ पर यह कहता है कि दादी चूंकि रिलेटेड विटनेस है, इंटरेस्टेड विटनेस है, उसको अपनी पोती के साथ यदि कहीं किसी ने गलत काम किया और किसी के साथ अपना स्कोर सेटल करना है, तब ऐसी स्थिति में वह अपना टेस्टिमनी देती है। और यह कहा गया कि दूसरा कोई आई विटनेस इसमें नहीं है, लेकिन इसको कोर्ट ने रिलाय नहीं किया और नहीं किया जा सकता है। सेक्सुअल असॉल्ट के केस में इसको रिलाय बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैंने जो आपको बताया, प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 2004, सुप्रीम कोर्ट केसेस 2027, अभी मैंने शायद राजेश बता दिया था, ये प्रकाश है। अब एक और है, थोड़ा सिचुएशनल एविडेंसेस की बात करूं। यदि किसी व्यक्ति के साथ देखा गया है अंतिम बार और उसके बाद वह व्यक्ति गायब हो गया, तब ऐसी स्थिति में लास्ट सीन टुगेदर की थ्योरी को कितना हम वैलिड मानते हैं। हम लोग इस बार बार केस में इसका रेफरेंस देते हैं, लेकिन लास्ट सीन टुगेदर की थ्योरी पर बहुत हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम इंट्रोगेशन के हिसाब से वहां पर चल सकते हैं, उसे इंट्रोगेट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बतला दूं, एक केस लॉ की बात बतलाऊं। यहाँ पर केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी चर्चा ही मैं यहाँ पर करूंगा। एक व्यक्ति किसी महिला को लेकर उसके घर से चला गया, ठीक है ना, वह महिला एल्डरली महिला थी जिसको लेकर चला गया, यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट का मामला नहीं है, और वह उसके पास बराबर आता जाता था, उसको लेकर वह चला गया और जाने के बाद जब वो लौट कर आया तो अकेला था। तो उसके बेटे ने पूछा, ठीक है ना, उसका बेटा था, एडल्ट बच्चा था, उसकी शादी होने वाली थी, उसके बेटे ने पूछा कि उसकी माँ कहाँ है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी बहन के यहाँ उसे छोड़कर आया और बाद में करीब 1 सप्ताह के बाद, उसके बाद से वह व्यक्ति भी लापता हो गया और 1 सप्ताह के बाद या 10 दिनों के बाद उसकी लाश जो है वह बगल के ही जगह पर कुएं में तैरती मिली। और यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ, मेडिकल रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि 24 घंटे पहले ही उसकी हत्या की गई थी। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहला शक जो गया वो उस व्यक्ति पर गया कि वह व्यक्ति जो है के साथ अंतिम बार देखा गया था और शायद उसने ही मारकर फेंक दिया होगा। और चूंकि वह उसके बाद से लापता था, इसलिए शक की सुई उस पर और भी ज्यादा चली गई
और यह मामला बिल्कुल पुख्ता हो गया कि उसने ही मारा होगा, उसके खिलाफ में केस रजिस्टर हो गया। लेकिन कोई आई विटनेस इसमें नहीं है और जो भी विटनेस हैं वो इमटेरियल विटनेस है। यहाँ पर कोई इररिलेवेंट विटनेस है, ठीक है ना। इमटेरियल सब थोड़ा सही नहीं है, इररिलेवेंट विटनेस है। जो रिलेवेंट विटनेस है वह कौन है? जो उसकी बहन है, जिसके बारे में कहा गया अपनी बहन के यहाँ में छोड़कर आया था। तो बहन से पूछा गया तो कहा कि हाँ बिल्कुल वह मेरे पास आई थी और मेरे पास आने के बाद उसने चांदी के गहने मांगे थे, ठीक है ना। चांदी के गहने, गांव में चांदी का गहना आधा किलो 1 किलो का होता है, मांगे थे क्योंकि उसे अपने बेटे की शादी करनी थी और बेटे की शादी में उसे उन सारी चीजों को पहनना था या फिर देना था, जो भी, ठीक है ना। या फिर यह कहा जा सकता है कि उसका गहना था जो वहां रखा हुआ था। तो यह तो प्रूफ हो गया कि वह वहां गई थी और वह गहना लेकर वहां से निकली। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने जो यह कहा कि अपनी बहन के यहाँ उसको लेकर गया था, यहाँ पर सत्य सिद्ध हुआ। तो इसलिए यह थ्योरी कि उसने मारकर फेंक दिया होगा, इसको सही नहीं माना जा सकता लास्ट सीन टुगेदर के आधार पर। दूसरी चीज यह है कि लास्ट सीन टुगेदर में यदि इमीडिएटली घटना घट गई, जैसे मान लीजिए कि आज रात में देखा गया साथ में शराब पीते हुए और सुबह में वह व्यक्ति मरा पाया गया, ठीक है ना। रात में लोग बैठ कर शराब पी रहा था, सुबह वह व्यक्ति मरा पाया गया। तब ऐसी स्थिति में जो कोई भी जिस व्यक्ति ने उसे देखा है कि वह लास्ट में उसके साथ ही था और उसके बाद वह किसी से मिला ही नहीं, फिर वह उसका डेथ हो गया, वो डेड बॉडी उसकी मिली। तब ऐसी स्थिति में लास्ट सीन टुगेदर की थ्योरी एप्लीकेबल होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी को लेकर गया हुआ है किसी जगह पर, अंतिम बार उसे देखा गया, उसके 7 दिनों के बाद उसकी हत्या होती है, तब ऐसी स्थिति में लास्ट सीन टुगेदर की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। इसलिए आप लोग जब भी इसको अप्लाई करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि यह थ्योरी जो है एप्लीकेबल करने के लिए इमीडिएटली कोई घटना घटनी चाहिए। घटना यदि घटती है तभी वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इतना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत ही स्पष्ट तौर पर। जो मैंने आपको उस व्यक्ति की बात बताई जो बहन के यहाँ लेकर गया था महिला को, वह व्यक्ति गणपत सिंह व्यक्ति था और इसी पर जजमेंट है, गणपत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ऑल इंडिया रिपोर्टर में इसका जजमेंट आया हुआ है 2017, ऑल इंडिया रिपोर्टर में रिपोर्टेड केस है और ये सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 4839, पेज नंबर 4839। तो यहाँ पर यह बहुत ही स्पष्ट तौर पर इस पर जजमेंट आया हुआ है। और गणपत सिंह को, जो कि 7 महीने के बाद जब लौट कर आया गांव में और जब एप्रीहेंड किया गया, उसको कोर्ट में पेश किया गया, तो लोअर कोर्ट ने सजा सुना दी कि लोअर कोर्ट ऐसे ही बहुत रूटीन मैनर में काम करता है। वो तो अपना गर्दन बचाने के चक्कर में रहता है, कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो हाई कोर्ट तो उसको टर्मिनेट कर देगा। इसलिए आप देखें कि लोअर कोर्ट से ज्यादा रिलीफ नहीं मिल पाता है। हाई कोर्ट ने भी इसको सही ढंग से असेस नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसे रिहा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट सीन टुगेदर की जो थ्योरी है वो थ्योरी बहुत एप्लीकेबल नहीं होती है हर समय में, यदि सर्कमस्टांशियल एविडेंस सपोर्ट न करे या फिर डायरेक्ट एविडेंस सपोर्ट न करे, तब ऐसी स्थिति में वो एप्लीकेबल नहीं होती। अब है कि विक्टिम ऑफ रेप, जो अभी मैंने आप लोगों को आई विटनेसेस ऑफ रेप विक्टिम की बात बताई थी, अभी यह विक्टिम ऑफ रेप जो है वो खुद ही अपने आप में विटनेस है। तो इसके विटनेस को किसी भी हालत में डिनाई नहीं किया जाता है, कोई और इंडिपेंडेंट विटनेस हो या न हो, सिर्फ इसकी टेस्टिमनी के आधार पर सजा हो सकती है। और इसकी टेस्टिमनी में यदि कुछ कमी बेसी भी रह जाती है तब भी ऐसी स्थिति में उसकी टेस्टिमनी को रिलाई किया जाएगा और ऐसी स्थिति में 100% सजा होगी। कोई और विटनेस है या विटनेस नहीं है, यदि रेप विक्टिम है और उसके विटनेस को, उसके टेस्टिमनी को लिया गया है, तब ऐसी स्थिति में वो 100% रिलायबल होगा, ठीक है। अब है कि चाइल्ड विटनेस जो है वह क्या है, चाइल्ड विटनेस को कितना रिलाई किया जा सकता है। लोग यह कहते हैं कॉमन पार्लेंस में कि बच्चा यदि गवाही देता है तो कोर्ट उसको स्पष्ट तौर पर मान लेता है, रिलायबल मान लेता है, क्योंकि यह माना जाता है कि बच्चे इनोसेंट होते हैं और बिल्कुल सही सही चीजों को बताते हैं। लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं मानता है। कोर्ट यह मानता है कि किसी भी बच्चे को आसानी के साथ ट्यूटर किया जा सकता है
उसे समझाया जा सकता है कोई भी चीज़, और जब एक बार उसके दिमाग में कोई चीज़ बैठा दिया गया, तो उस चीज़ पर वह गवाही देने को रेडी रहता है। ठीक है ना? उसी चीज़ को वर्बेटिम आकर कोर्ट में रिपीट करता है। इसीलिए जब किसी बच्चे की गवाही लेनी हो, तो कोर्ट का कहना है कि बहुत सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को कोलैबोरेट करने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करने की आवश्यकता है, तब उसके बाद बच्चे की गवाही पर डिपेंड किया जा सकता है। आज के डेट में आप रेप के केस में देख लीजिए, बहुत सारा फॉल्स केसेस भी होता है। बच्चे को कोर्ट में पेश किया जाता है और पॉक्सो एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को इम्प्लीकेट करा दिया जाता है। क्यों कराया जाता है? किसी का जमीन हड़पना होता है, किसी के साथ और कोई विवाद होता है, तो ऐसे बहुत सारे मामले जो है कोर्ट में हम लोग के पास आते रहते हैं। वहाँ पर बच्चों का जो टेस्टिमनी है, उसको बहुत कॉशियसली हैंडल करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? कोर्ट ने फिर बहुत ही स्पष्ट तौर पर अपना मंतव्य दिया है। अब एक और है, नॉन प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स जो है वो बहुत वैलिड रीजन नहीं हो सकता है। यदि मान लीजिए वेपन्स को प्रोड्यूस न भी किया गया है, लेकिन जो एविडेंसेस हैं, मटेरियल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सपोर्ट कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह घटना नहीं घटी होगी और यह घटना सत्य है। ठीक है? तो इसलिए उसको भी सजा होगी, और इसमें केस लॉ है मोहम्मद जमीलुद्दीन नासिर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें ऑल इंडिया रिपोर्टर में ये दर्ज है, 2014 में इसको मेंशन किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का केसेस है, 2587 पेज नंबर है। तो ये सारे विटनेसेस जो हैं, जो कि किसी भी हालत में इन लोगों को हम सेट असाइड नहीं कर सकते हैं, और कुछ जो टेस्टिमनी है उसको हम लोग को बहुत कॉशियसली हैंडल करने की आवश्यकता होती है। तो विटनेस का जो नेचर है, जो स्टेटस है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अब मैं कभी सेक्शन पर जब आऊँगा, तब आप लोग बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना मैंने क्लास लिया है, 5-6 क्लास, सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट पर ही लिया है, और मैंने तो टोटल जजमेंट पर ही लिया है इन सारे क्लासेस को। इसीलिए आप लोगों को अब समझने में एविडेंस एक्ट को दिक्कत नहीं आएगी, और कल से मैं जो सेक्शंस में जो चीजें हैं उनकी चर्चा मैं करूंगा।